हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है IAS ज्ञान, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। सो डेली MCQ सीरीज जहां हम सॉल्व करते हैं कुछ UPSC लेवल MCQs। और ये UPSC लेवल में सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप इस चैनल में एक भी MCQ को सॉल्व करेंगे ना, अगर आपने अभी तक एक भी MCQ सॉल्व नहीं किया, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार आप इस चैनल में एंटर अगर आप हुए हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ एक MCQ सॉल्व करके आपकी जो नॉलेज है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको एक ज़बरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप इन MCQs को आगे सॉल्व करते हैं, और ये असर दिखेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। ओके, सो UPSC लेवल MCQs के लिए सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, IAS ज्ञान, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। सो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप सभी से ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये मैंने आपके लिए छोड़ा था कि ये आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी डिफरेंस बिटवीन है, जो भी उनके बीच में अंतर है, उससे रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यहां पे बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे बताने हैं। So original jurisdiction of American Supreme Court is wider than its Indian counterpart। यानी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है, यानी कि ज्यादा बड़ा है, ज्यादा एरिया कवर करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ओके, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ केसेस आते हैं। अगर आप इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करोगे तो सिर्फ एक ही केस आता है, फेडरल डिस्प्यूट, यानी कि जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो, स्टेट और स्टेट के बीच में कोई भी तरीके की डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर जाता है जिसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज नो एपिलेट जुरिस्डिक्शन वेयर एज इंडियन सुप्रीम कोर्ट डज हैव द सेम। सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन तो है, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट जुरिस्डिक्शन हुआ। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। किसने बोला भैया? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बट इंडियन सुप्रीम कोर्ट डज हैव इट। बिल्कुल सही, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। आपको याद होगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस देके कुछ भी मैटर में एडवाइस ले सकते हैं। ओके, अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी हो तो प्रेसिडेंट ले सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा ये कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इसका बी। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप डिफरेंस बिटवीन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सो क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इनके बारे में डिटेल में पढ़ें। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल और सिविल तीनों केसेस आते हैं। लेकिन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात अगर हम करें तो उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस आता है। इसका मतलब ये तो साफ है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो एपिलेट। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट कवर्स ओनली फेडरल केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें फेडरल केसेस के अलावा केसेस रिलेटेड टू नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर्स, सारा कुछ आता है। इसका मतलब कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाइडर है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं। दो स्टेटमेंट से बहुत आसान सा सवाल है। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल गलत। देखिए, दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, एक होता है यूनियन ऑफ इंडिया और एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सिर्फ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि वो टेरिटरीज जो हम इन फ्यूचर आगे जाके एक्वायर कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे फॉल्स है।
द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, बिल्कुल, एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर, बिल्कुल, जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें स्टेट्स उसके मेंबर हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी लिख दूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो है उनका सेंटर के साथ कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यूनियन टेरिटरीज को तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है, इसीलिए उन्हें सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी कहा जाता है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2. Okay, so territory of India is a wider expression than the Union of India because the latter includes only states while the former includes not only the states but also UTs and territories that may also be acquired. भारत भविष्य में अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करता है, चाइना से बीजिंग अगर हमने एक्वायर कर लिया भविष्य में, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। एंड गाइज, आप अनअकैडमी प्लस का हिस्सा भी बन सकते हैं, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने मुझे अनअकैडमी में करते हुए देखा होगा, और ये रेफरल कोड है राहुल, इसका यूज करें, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द करेंट स्कीम ऑफ रेसिडुअरी पावर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिडुअरी पावर्स मतलब क्या होता है। रेसिडुअरी पावर्स मतलब होता है, देखिए आपको ये तो पता है कि यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। नाउ ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते उन्हें कहा जाता है रेसिडुअरी लिस्ट, और उस रेसिडुअरी लिस्ट में लॉ बनाने का काम किसका है? उसमें लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, सो करेंट स्कीम ऑफ रेसिडुअरी पावर हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नहीं, अगर आपको याद होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसमें रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां हमने कोई प्रेसिडेंट को या गवर्नर को तो रेसिडुअरी पावर दी नहीं है, हमने तो पार्लियामेंट को दी है। तो इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सवाल उठता है कि फिर हमने कहां से ये करंट स्कीम ली है? ये हमने ली है दोस्तों कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। In case of a conflict between the concurrent list and state list, it is the concurrent list that shall prevail. दोस्तों अक्टूबर में प्रीलिम्स होने वाला है, ओके, अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजों को, और सब्सक्राइब कर लें इस IAS ज्ञान चैनल को। सो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, मान लो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, अब देखो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में तो सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। मान लो दोनों ने लॉ बना दिया और उस लॉ में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, इनकंसिस्टेंसी है, तो क्या होगा? यहां लिखा हुआ है कि द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल एवरी टाइम। देखिए जनरली सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है, लेकिन एवरी टाइम बोलना गलत होगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन है और वो मैं आपको बताता हूं। और इसीलिए ये कोर्स, इसीलिए ये MCQs इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम इन MCQs में सारे एक्सेप्शंस और सारी उन चीजों की डिस्कशन करेंगे जो आप जनरली बुक पढ़ते समय इग्नोर कर जाते हो और आपको ये कोई बताएगा नहीं, आपको ये कोई नहीं बताएगा। सो तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है, मैं आपको बताता हूं क्या एक्सेप्शन है। पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। सो एक्सेप्शन दोस्तों ये है कि अगर मान लो जो स्टेट का लॉ है वो प्रेसिडेंट के असेंट से लॉ बना हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। देखिए एक सेंट्रल लॉ है और एक स्टेट लॉ है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। जनरली सेंटर का लॉ ही आगे जाता है अगर दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर स्टेट का लॉ प्रेसिडेंट के असेंट से बना हो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टेट का लॉ तो गवर्नर की असेंट से बनता है, प्रेसिडेंट के असेंट से तो सेंट्रल का लॉ बनता है, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट के केस में गवर्नर के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व कर सकते हैं। तो मान लो गवर्नर ने रिजर्व किया हो और प्रेसिडेंट ने असेंट दी हो और स्टेट का लॉ बना हो, ऐसे सिचुएशन में स्टेट का लॉ आगे जाता है सेंटर से। तो ये याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो ना, तो आप तुरंत वीडियो पॉज करके ये जो भी सेकंड में ये मैंने लाइन कही है टाइप करें कमेंट्स में, और मैं आपको दोबारा अगले वीडियो में उसको बताऊंगा, एक एक चीज आपकी सॉर्ट आउट करूंगा मैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। When the resolution for the removal of speaker is under consideration, speaker cannot be present in house। किसने बोला भैया? अगर स्पीकर के रिमूवल का रिजोल्यूशन
अंडर कंसिडरेशन है तो स्पीकर प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रिसाइड नहीं करेंगे, प्रेजेंट तो रह सकते हैं। यार सामने वाले को हाउस से मत निकालो कम से कम। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है वो ओरिजिनेट किससे हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू रिजाइन, अगर लोकसभा स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो वो डिप्टी स्पीकर को करेगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, यहां पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, मिस्टेक नहीं करनी, इनकरेक्ट पूछा है। सो इनकरेक्ट क्या है? 1 and 2, दैट इज सी। ठीक है, चलिए 3 स्टेटमेंट्स हैं regarding amendment of the constitution. A bill for the purpose of an amendment of the constitution can be introduced only in Lok Sabha during national emergency but in both houses during normalcy. देखिए, चाहे emergency हो चाहे नॉर्मल कंडीशन हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये लाइन आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए दी है जो यूपीएससी करेगा। ठीक है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नॉर्मैलिटी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बिल अमेंडमेंट का है तो वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं भाई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल नहीं है। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। जस्ट रिमेंबर दैट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एनी प्रोविजन रिलेटेड टू 7th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। किसने बोला? ये भी गलत है। 7th शेड्यूल क्या है? 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट आते हैं, यानी कि ये फेडरल प्रोविजन है। अगर आपको फेडरल प्रोविजन का कुछ भी बदलना है ना तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और उसके साथ साथ कम से कम आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। अगर यहाँ पे 7 की जगह मैंने 5th लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, 6th लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, 2nd लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन 7th के केस में ये गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपसे फिर से इनकरेक्ट पूछा है, तीनों गलत हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, ये मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसे सच में सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर दें। काफ़ी सारे आंसर्स कमेंट्स में आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं। प्लीज़ करें, डू द नीडफुल। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी MCQ में कुछ भी डाउट हुआ हो ना तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। दिस इज मी राहुल अग्रवाल, चैनल का नाम है IAS ज्ञान। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इसे, और जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सको प्रीलिम से पहले, मैं हूं आपके साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, क्लिक करके फटाफट उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएं ताकि वहां पे भी आप मुझसे जुड़ पाएं। और साथ ही साथ अगर आपको अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये है रेफरल कोड RAHUL राहुल, यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, सो मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, कुछ और MCQ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।